हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए टोटल 40 जीके पढ़ेंगे और आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपके कितने स्कोर बने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न देख लें। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में? कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिए 22 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है? कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है? तो याद रखिए तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कर्क रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? किसके मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो याद रखिए गुजरात से होकर गुजरती है। गुजरात के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। दमन और द्वीप को क्या अलग करती है? क्या अलग करती है दमन और द्वीप को? क्या अलग करती है? तो याद रखिए खंबाट की खाड़ी अलग करती है दमन और द्वीप को। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? क्या थी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा? क्या थी? तो याद रखिए संस्कृत थी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिए कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? किस देवी देवताओं को समर्पित है अधिकांश चोल मंदिर? तो याद रखिए शिव जी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? किसने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण? किसने किया था? तो याद रखिए अशोक ने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है प्राचीनतम विश्वविद्यालय? तो याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है राष्ट्रपति ने अभी तक में? तो याद रखिए 3 बार। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर इसके सी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति का वर्णन? तो याद रखिए अनुच्छेद 123 में किया गया है।
ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया? याद रखिए, आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है नाटो का मुख्यालय? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नीसी जनजातियां किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है नीसी जनजाति? याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है नीसी जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, कुदनकुलम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो याद रखिए, भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। जॉनबिल मेला किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है जॉनबिल मेला? असम राज्य से संबंधित है जॉनबिल मेला। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पुष्कर झील? तो याद रखिए, अजमेर में स्थित है पुष्कर झील। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना? किस वर्ष हुई थी? याद रखिए, 1928 ईस्वी में हुई थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सार्क सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है सार्क सचिवालय का मुख्यालय?
कहाँ स्थित है? तो याद रखिए नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है रिंगिट? तो याद रखिए रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दीपू दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दीपू दर्रा? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीपू दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करती है? कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो याद रखिए सिक्किम है, जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए 1969 को की गई थी भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। बॉक्साइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है बॉक्साइट? तो याद रखिए ओडिशा राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है तवांग मठ? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है मोपिन नामक फेस्टिवल? किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है मोपिन नामक फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है? किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है? तो याद रखिए मंगोलिया के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना स्कोर जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। भारत के दक्षिण बिंदु में स्थित है। कौन सा राज्य स्थित है भारत के दक्षिण बिंदु में? कौन सा राज्य स्थित है? तो याद रखिए ग्रेट अंडमान स्थित है भारत के दक्षिण बिंदु में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बहती है? कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बहती है पश्चिम की ओर? तो याद रखिए ताप्ती नदी बहती है पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? क्या थी मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो याद रखिए मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? कौन था प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिए आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। संत ज्ञानेश्वर किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से संबंधित है संत ज्ञानेश्वर? तो याद रखिए महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? क्या नाम था शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो याद रखिए इस्लाम शाह सूरी था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके स्कोर कितने बने हैं और पसंद आए तो लाइक जरूर करें और जो लोग इसमें नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का शब्द किसने गढ़ा था? तो याद रखिए महात्मा गांधी ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।